आज हम लोग पढ़ते हैं नाउन या फ्रेज इन पोजिशन के प्रयोग से सिंपल बनाना। सबसे पहले जान लेते हैं ये होता क्या है। नाउन तो सभी लोगों को मालूम है। नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स कह सकते हैं इसको, नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स ये तो सभी लोगों को मालूम है। फिर बात जानते हैं कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज, फ्रेज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ words having no finite verb, having no finite verb, शब्दों का एक समूह जिसमें कोई क्रिया न हो। फ्रेज हमारा ये होता है शब्दों का समूह जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब न हो, जिसे कह सकते हैं क्रिया रहित या शब्दों का समूह। शब्दों का समूह जिसमें क्रिया न हो, जिसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब न, फाइनाइट वर्ब न। अब यहां पे एक चीज देखते हैं, अपोजिशन क्या होता है? अपोजिशन, अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब होता है पड़ोस में, ठीक अगल बगल, जिसे कहते हैं अपनी अवधी भाषा में बोलते हैं अगल बगल। अगल बगल मतलब ठीक पड़ोस में, ठीक पड़ोस में। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दें, जो यहाँ पे अपोजिशन में जब भी रखा जाएगा, नाउन रखा जाएगा या फ्रेज रखा जाएगा, वो काहे में रखा जाएगा? कॉमास के बीच में, कॉमास के बीच में, कामा के बीच में रखा जाएगा। यदि वो सब्जेक्ट के पड़ोस में है, यदि कर्ता के पड़ोस में है, तो उसे काहे के पड़ोस में? कामा के पड़ोस में रखेंगे। हम एक बार उदाहरण देख लेते हैं तो ये समझ लेते हैं कि ये चीज़ है क्या। ऐसे समझ नहीं है, जैसे लिखा है, एक सेंटेंस लिखते हैं, मिस्टर गुप्ता is our principal, is our principal, he is a poet, वह एक कवि। मिस्टर गुप्ता हमारे प्रिंसिपल हैं, वह एक कवि। होता क्या है, जब कोई एक कर्ता के विषय में, किसी एक कर्ता या ऑब्जेक्ट के विषय में, किसी एक संज्ञा के विषय में हमें और भी उसके लिए कुछ डिस्क्राइब करने वाले शब्द दिए हों, उसको डिफाइन करने वाले। मिस्टर गुप्ता किसके बराबर है? हमारे प्रिंसिपल। हमारे प्रिंसिपल कौन है? वही हमारे मिस्टर गुप्ता हैं। ही कौन है? मिस्टर गुप्ता। लेकिन ये डिफाइन नहीं कर रहा है इस सेंटेंस को, क्यों? क्योंकि प्रोनाउन लगा हुआ है इसके लिए। और ये पोएट कौन है? ये मिस्टर गुप्ता ही। तो जब किसी संज्ञा को परिभाषित, मैं भी इसका डिटेल लिख दूंगा, जब किसी संज्ञा या किसी कर्ता या ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने वाले अन्य शब्द हों, संज्ञा हो या फ्रेज हो, उनको ठीक पड़ोस में जब हम रख देते हैं, आस पड़ोस में किसी संज्ञा के पड़ोस में उनको रख देते हैं कामा के बीच में, तो ये फ्रेज इन पोजीशन हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे हम क्या कर दें, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता कामा अवर प्रिंसिपल, मिस्टर गुप्ता कामा अवर प्रिंसिपल, अवर प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर क्या बचा, इज अ पोएट। अब जरा इस सेंटेंस पे ध्यान देते हैं, मिस्टर गुप्ता अवर प्रिंसिपल, ही और ए पोएट होते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रोनाउन का रोल पूरी तरीके से खत्म हो गया। मिस्टर गुप्ता के को डिफाइन करा था अवर प्रिंसिपल और ए पोएट, तो हमें इन दोनों में से ये दो चीज़ थी, एक चीज़ ये थी, दूसरी चीज़ ये थी, दोनों में से जो ज़्यादा विशेष पहचान दे रहा था, पहचान ये भी दे रहा था, पहचान ये भी दे रहा था, कवि भी मिस्टर गुप्ता है, प्रिंसिपल भी हैं, जो ज़्यादा पहचान दे रहा था उसको उसके पड़ोस में लाएंगे। और क्या कहता है, ग्रुप। अब फिर दूसरी चीज़ क्या, हैविंग नो फाइनाइट वर्ब, जिसमें कोई, तो इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं आनी चाहिए। हालांकि यह नाउन के रूप में आया है, यहाँ पे कोई क्रिया नहीं आनी चाहिए। गलती हमसे क्या होती है, हम इज को भी ले आते हैं, इज को हमें नहीं लाना है, हमें केवल उसको लाना है। तो मिस्टर गुप्ता और प्रिंसिपल इज अ, बट हम इसको ये भी लिख सकते थे, मिस्टर गुप्ता कामा अ पोएट। ठीक है, और फिर इधर क्या होता है, इज अवर प्रिंसिपल, इज अवर प्रिंसिपल, इज अवर प्रिंसिपल। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या कहा, जब कभी आप फ्रेज इन पोजीशन में आप संज्ञा रख रहे हैं या कोई फ्रेज रख रहे हैं, तो वो रखिए जो उसकी स्पेशल पहचान दे रहा हो। अभी इसको हम परिभाषित करके आपको लिख के देते हैं कि ये चीज़ कैसे रखनी है। जैसे एक संज्ञा इसमें रखी हुई है, एक सेंटेंस इसमें कोई संज्ञा दी हुई है, उसी के लिए अन्य उपाधियाँ आप कह लो, कोई शीर्षक दे दो, टाइटल दे दो, फ्रेज लिखे हुए हैं जो उसके समकक्ष हों, तो उन्हीं को उसके पड़ोस में, कामा के पड़ोस में लिख देते हैं। ध्यान क्या रखना है कि जब ये कामा के पड़ोस में लिखेंगे तो यहाँ पे सहायक क्रिया या क्रिया कुछ नहीं आनी चाहिए। और दूसरी चीज, जब यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में है तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते जाके तो वहाँ पे केवल सिंगल कामा लगता है, लास्ट में तो फुल स्टॉप लग जाएगा। देखते हैं आगे।
किसी नाउन या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को डिफाइन या इंट्रोड्यूस करने वाले, परिभाषित करने वाले, पहचान देने वाले, किसी संज्ञा के बारे में और जानकारी देने वाले कुछ फ्रेज या कोई अन्य संज्ञा दी हो तो उनमें से ज़्यादा विशेष पहचान प्रकट करने वाले फ्रेज या नाउन को मुख्य नाउन या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ठीक पड़ोस में कॉमास के बीच में लिखते हैं। कहाँ के बीच में लिखते हैं? कॉमास के बीच में लिख देते हैं। यही स्थित नाउन या फ्रेज इन पोजिशन कहलाती है। सेंटेंस देखते हैं, उदाहरण समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, राणा प्रताप was the king of मेवाड़। He was brave. He was a brave warrior. He was a brave warrior. ये हमारे पास सेंटेंस लिखा। देखते क्या है, राणा प्रताप हमारा एक कर्ता है, हमारी एक संज्ञा है जिसको डिफाइन कौन कर रहा है? द किंग ऑफ मेवाड़। इसकी पहचान दे रहा है द किंग ऑफ मेवाड़। ही भी हमारा लगा है प्रोनाउन के रूप में, लेकिन ये डिफाइन नहीं कर रहा, ये उसका रिप्लेसमेंट लगा हुआ है। राणा प्रताप के बारे में ही बताया गया है, ए ब्रेव वॉरियर। ये ब्रेव वॉरियर कौन है? राणा प्रताप। तो राणा प्रताप के लिए क्या लिखा हुआ है? राणा प्रताप हैं, वही कौन है? द किंग ऑफ मेवाड़ है। द किंग ऑफ मेवाड़ भी वही है, बराबर कौन है? ही भी वही है, और ए ब्रेव वॉरियर भी हमारा वही। तो हम क्या करेंगे? पहली बात तो प्रोनाउन उड़ जाएगा। अब ये तो जो डिफाइन करने वाले हमारे फ्रेज हैं, इनमें से किसी ए ब्रेव वॉरियर को, चाहे ब्रेव वॉरियर उठा लाइए, चाहे द किंग ऑफ मेवाड़ लाइए, इसके पड़ोस में कामास के बीच में लिखेंगे। लेकिन हमने क्या कहा था अभी आपको, जो ज़्यादा विशेष पहचान प्रकट करना। अगर हम इस एक पहचान ये हो गई, दूसरी पहचान हो गई, इन दोनों में से अगर हम देखें तो ज़्यादा विशेष पहचान कौन दे रहा है? ज़्यादा विशेष पहचान हमारी हमको कौन दे रहा है? द किंग ऑफ मेवाड़ दे रहा है। तो हम इसको कैसे सेंटेंस बनाएंगे? हमारा सेंटेंस बनेगा राणा प्रताप। राणा प्रताप। अब यहाँ पे कामा के बीच में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द किंग ऑफ मेवाड़। द किंग ऑफ मेवाड़। आपको बता दें, जिस सेंटेंस से उठ जाएगा, जिसमें से भी हम फ्रेज या नाउन को उठा लेंगे, वो सेंटेंस समझ लीजिए पूरी तरीके से खत्म हो गया। उसमें हमें कोई और चीज़ सोचनी नहीं है। द किंग ऑफ मेवाड़ आ गया, राणा प्रताप के पड़ोस में आ गया, मुख्य संज्ञा थी, ये वाज हमारा अपने आप डेड हो गया। अब इसे ये मान कहाँ पे आ गया? ही की जगह पे बचा उधर क्या? वाज अ ब्रेव वॉरियर। वाज अ ब्रेव वॉरियर। वाज अ ब्रेव वॉरियर। लिखने को आप ये भी लिख सकते थे कि क्या हम इसको नहीं लिख सकते थे? जब ये दोनों बराबर ही डिफाइन कर रहे थे, हम उसको भी लिख सकते थे। हम उसको भी लिख सकते थे, ये लिख सकते थे, राणा प्रताप ब्रेव वॉरियर। अ ब्रेव वॉरियर। उस मान को उसमें खत्म हो गया, ही हट गया, क्यों? क्योंकि राणा प्रताप आ गया। ए ब्रेव वॉरियर उठ गया तो वाज खत्म हो गया। अब यहाँ पे मान आ गया, बचा इधर क्या? वाज किंग ऑफ मेवाड़। वाज द किंग ऑफ मेवाड़। लेकिन हमने एक चीज आपको बताई, हमने क्या कहा कि ज़्यादा विशेष पहचान हमारा द किंग ऑफ मेवाड़ हमारी ज़्यादा विशेष पहचान दे रहा था, तो हमें उसको पड़ोस में लाना चाहिए बजाय कि अन्य चीज़ों के। बात समझे? दूसरी चीज़ क्या ध्यान देना है इसमें? ध्यान क्या दें, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या विशेष ध्यान देना है। विशेष क्या ध्यान देना है वो इसको बताते हैं, मिटाते हैं। सावधानी क्या रखनी, अब हमें देखना है कि इसमें विशेष सावधानी क्या है। विशेष सावधानी यह है कि ज़्यादा सिद्धि देने वाला, ज़्यादा पहचान, ज़्यादा पहचान करने वाले, प्रकट करने वाले शब्द समूह को उठाओ। शब्द समूह को उठाओ। जो ज़्यादा पहचान दे रहा हो उसको उठाना चाहिए बजाय अन्य के। फिर दूसरी चीज़ क्या है? प्रयास ये करें, प्रयास रखें कि जिसमें बी हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर वाज वेयर, जिसमें बी हेल्पिंग वर्ब हो। बी हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या हो गया? इज एम आर वाज वेयर, बी हेल्पिंग वर्ब हो, उसमें से उठा पटक करें, उसमें से उठाएं, उसमें से फ्रेज या नाउन उठाएं, उसमें से फ्रेज या नाउन को उठाएं, नाउन को उठाएं। तीसरी चीज, क्रिया वाले वाक्य में यदि कोई किसी वाक्य में में मुख्य वर्ब लगी हुई, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया
मुख्य क्रिया का मतलब है मेन वर्ब अगर किसी वाक्य में लगी हुई है तो उसमें प्रयास करके कुछ न करें। मेन वर्ब वाले वाक्य को डिस्टर्ब ना करें, अर्थात डिस्टर्ब ना करें, डिस्टर्ब ना करें। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा उतना अच्छा सिस्टम नहीं बन पाएगा। मैं भी आपको बताऊँ तो मुख्य क्रिया वाले वर्ब वाक्य को डिस्टर्ब ना करें, उसमें बल्कि उसमें क्या रखें, बल्कि उसमें मान का प्रयोग करें, बल्कि उसमें मान रखें, उसमें मान का प्रत्यारोपण करें, मान को रखें, मान को रखें। कैसे? जैसे उदाहरण देखते हैं, लिखा है मिल्टन रोट पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन रोट पैराडाइज लॉस्ट। ही वॉज अ ग्रेट पोएट। ही वॉज अ ग्रेट पोएट। अब देखते क्या है, मिल्टन लगा हुआ है, मिल्टन अ ग्रेट पोएट, महान कवि कौन है? मिल्टन। मिल्टन को डिफाइन करा। अब रोड पैराडाइज लॉस्ट डिफाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका अर्थ क्या है, पैराडाइज लॉस्ट लिखा, अगर ये होता है पैराडाइज लॉस्ट के लेखक तब हमारा ये होता है इसके यहाँ पे रोड लिखा। दूसरी चीज हमने क्या कहा, ज्यादा पहचान। अब इसमें तो हमारे पास क्या हो गया, ही हो गया, ग्रेट पोएट हो गया, तो हमारे सामने मजबूरी है कि हम इसी को उठाएंगे। प्रयास रखें कि जिसमें बी हेल्पिंग वर्ब हो उसमें से फ्रेज है नाउन, इसमें बी हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, इसमें क्या लिखा हुआ है, रोट लगा हुआ है। तो और फिर क्या लिखा हुआ है, मुख्य क्रिया वाले वाक्य को डिस्टर्ब ना करें बल्कि उसमें मान को रखें। तो हम क्या करेंगे, ये तो गया काम से, ये गया काम से, ए ग्रेट पोएट को उठा लें। क्या लिखेंगे, मिल्टन कामा अ ग्रेट पोएट, मिल्टन कामा अ ग्रेट पोएट। ये हमने मान रख दिया। हम गलती क्या करते हैं, इसको भी उठा लेते हैं, समय उठा लेते हैं। वाज को या बी हेल्पिंग वर्ब को या क्रिया को नहीं उठाना, हमें क्या करना है, वो फ्रेज उठाना है जो शुरुआत में मैंने बताया था, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो फाइनाइट वर्ब। वाज इज एम आर हमारी एक फाइनाइट वर्ब है, ये क्रिया है, तो हमें फाइनाइट वर्ब उसके पड़ोस में नहीं लानी है। बच्चे गलती ज़्यादातर यही होती है, जब हम लोग कॉपियाँ चेक करते हैं तो उसमें बी हेल्पिंग वर्ब भी उठा लाते हैं, बी हेल्पिंग वर्ब को नहीं उठाना है। मिल्टन का ग्रेट पोएट, ये मान हमने रख दिया। यहाँ पे बच्चा क्या, रोट पैराडाइज लॉस्ट, रोट पैराडाइज लॉस्ट। अब इसी सेंटेंस में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते, हम रोट पैराडाइज लॉस्ट को इसके समकक्ष ले आते। कैसे, द राइटर, मिल्टन वॉज द राइटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, वॉज द राइटर ऑफ, मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट के लेखक, पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन, मिल्टन। तो हम उसको वहां पे लाके कर सकते थे, इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखते थे, मिल्टन कामा द राइटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, द राइटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कामा। फिर हमारा सेंटेंस ये खत्म हो गया। ही की जगह पे मान रख दिया, बच्चा क्या, वाज अ ग्रेट पोएट, वाज अ ग्रेट पोएट, वाज अ ग्रेट पोएट। तो हम ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन हम क्यों अपना फालतू में रिस्क लें। मान लीजिए हम नहीं बना पाते रोट का राइटर, हम क्या करते हैं, सिंपली बी हेल्पिंग वर्ब, उसमें क्या कहा, ज्यादा पहचान प्रकट करने वाले शब्द को उठाओ, इसमें नहीं था कुछ। प्रयास रखें कि जिसमें बी हेल्पिंग वर्ब, हमारे पास एक जुगाड़ है बी हेल्पिंग वर्ब वाले में, उसको उठा ले, उसके पड़ोस में रखेंगे। और क्या रखेंगे कि हमें वहाँ पे कोई क्रिया नहीं रखनी, नहीं हमें उसमें वहाँ पे कोई नहीं, क्या नहीं लगाना, हमें वहाँ पर कोई भी प्रकार से बी हेल्पिंग वर्ब को नहीं लाना है। हमें केवल क्या रखना है, बी हेल्पिंग वर्ब रहित। और कहाँ में रखना है, कामा में। कहाँ में रखना है, कामा में हमको रखना है। हम चाहते तो इस हिसाब से बना सकते थे, द राइटर, यहाँ पे लिखना है द राइटर, इसको लिख देते हैं द राइटर। तो हमें क्या ध्यान रखना, ये लिख दें द राइटर, द राइटर। हमें ध्यान क्या रखना है, हमें प्रयास ये रखना है कि बी हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य से उठाएं, हम इसमें डिस्टर्बेंस ना करें। एक वाक्य और देखते हैं, जैसे लिखा है, एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे लिखा है, टैगोर रोट गीतांजलि, टैगोर रोट गीतांजलि, ही वॉज अ ग्रेट बंगाली पोएट, ही वॉज अ ग्रेट बंगाली पोएट, ही वॉज अ ग्रेट बंगाली पोएट। अब देखिए क्या लिखा है, वर्ब है, हम क्यों इसमें छेड़खानी करें, हमें क्या कहा है, किसमें उठाना है, बी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ पे मजबूरी है कि ज़्यादा पहचान नहीं रहा, ए ग्रेट बंगाली पोएट, हम इस शब्द को उठा लेंगे बी हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य से। क्या लिखेंगे हम, टैगोर कामा अ ग्रेट बंगाली पोएट, अ ग्रेट बंगाली, अ ग्रेट बंगाली पोएट, टैगोर कामा ग्रेट बंगाली पोएट। यहाँ पे मान रख दिया हमने, कामा के पड़ोस में देखिए, कामा के पड़ोस में लिख दिया रोट गीतांजलि, रोट गीतांजलि, रोट गीतांजलि, गीतांजलि। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है,
अगली चीज ध्यान वाले देने की कि हम लोग सोचते हैं कि इधर ही आना है, ये इधर भी आ सकता है, उधर भी आ सकता है। जब इधर आएगा तो हम कामा कामा के पड़ोस में लिखेंगे, जब उधर आएगा तो केवल एक कामा लगाएंगे। ये इधर भी आ सकता है, उधर भी आ सकता है। देखते हैं आगे क्या कहते हैं, हम इसको मिटाते हैं। जरूरी नहीं है कि नाउन फ्रेज हमेशा कर्ता के पड़ोस में रहे, कभी कभी यह ऑब्जेक्ट के पड़ोस में भी हो सकता है, किंतु जब अंत में लिखेंगे तो डबल कामा के बजाय सिंगल कामा लगेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। जैसे लिखा है दिस इज दिल्ली, दिस इज दिल्ली, यह दिल्ली है। इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यह दिल्ली है। दिस के लिए किसके लिए लगा, दिल्ली के लिए। इट किसके लिए लगा, दिल्ली के लिए। द कैपिटल ऑफ इंडिया किसके लिए लगा, दिल्ली के लिए। इसमें तो सब कुछ भी हेल्पिंग वर्ब है, तो आप क्या दिस को लगा दोगे, इट को लगा दो, क्या दिस इट किसी को पहचान दे रहा? नहीं, दिस इट क्या है, केवल प्रोनाउन है, लगे हुए हैं किसके पड़ोस में, किसके लिए, दिल्ली के लिए। तो हम इनको पड़ोस में तो कतई नहीं लाएंगे। अब हम सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, क्या बनेगा, दिस इज दिल्ली, दिस इज दिल्ली, दिस इज दिल्ली, क्या कामा, द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो हमारा क्या निष्कर्ष निकला, हमारा निष्कर्ष देखिए, यहाँ पे हमने क्या लगाया, सिंगल कामा लगाया और लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ। तो ध्यान ये देना है कि यदि शुरुआत में लगेगा, शुरुआत में जब लगेगा, शुरुआत में जब शुरुआत में लगाओगे आप तो क्या लगाओगे, किसके पड़ोस में, कामा कामा के पड़ोस में। लेकिन जब अंत में आप लगाओगे तो क्या लगाओगे, केवल केवल कामा लगाओगे, क्योंकि लास्ट में क्या लग रहा होगा, फुल स्टॉप लग रहा होगा। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। अच्छा, हमने भी बताया कि शुरुआत में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है। किसी किसी वाक्य में कभी कभी क्या होगा, कभी 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 ऐसे भी वाक्य होंगे, ऐसे भी कभी कभी ऐसे भी वाक्य होंगे जिनमें दोनों तरफ लगाना पड़ेगा, अर्थात सब्जेक्ट के पड़ोस में भी होगा और ऑब्जेक्ट के पड़ोस में भी होगा। सेंटेंस देखते हैं, जैसे लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है, बाबर वाज अ तुर्क, बाबर वाज अ तुर्क, ही डिफीटेड लोधी, ही डिफीटेड लोधी, बाबर वाज अ तुर्क, ही डिफीटेड लोधी। Lodi was the emperor of, Lodi was the emperor of India, लोधी वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया। अब देखिए, बाबर लगा है, बाबर के लिए क्या लगा हुआ है, एक तुर्क लगा हुआ है। ही किसके लिए लगा है, बाबर के लिए। अब लोधी क्रिया लगी हुई है, हम इस वाक्य को कतई नहीं छेड़ने वाले हैं। हमने क्या कहा था आपको भी पीछे नहीं, हमें सावधानी देने के लिए कि क्रिया वाले वाक्य को छेड़े नहीं, क्रिया वाले वाक्य को डिस्टर्ब ना करें, बल्कि उसमें हम मान को रखें कि हम इसमें मान रखेंगे। हम बी हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य को पकड़ेंगे, जिससे वाज लगा हुआ इस पर पकड़ेंगे, इसमें वाज लगा हुआ इज एम आर वाज भी लगा तो उसको पकड़ेंगे। बाबर के लिए लगा है तुर्क, ही लगा हुआ है, और लोधी के लिए क्या लगा, लोधी लगा है, द एम्परर ऑफ इंडिया लगा है। तो हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, बाबर के लिए हो जाएगा बाबर कामा अ तुर्क, बाबर कामा अ तुर्क। देखिए पड़ोस में लिखा था, डबल कामा में हो गया, बाबर, बाबर का मैं तुर्क कहाँ पे आ गया, ही की जगह पे। अब मान क्या रख दिया यहाँ पे, डिफीटेड, डिफीटेड लोधी। अब देखिए यहाँ पे रखा तो हमने काहे में रखा, डबल कामा में। हमने जहाँ पे रखा तो काहे में रखा, डबल कामा में। डिफीटेड लोधी, क्या कौन थे लोधी, कौन थे, द एम्परर ऑफ इंडिया, ये कामा लगाया हमने, द एम्परर ऑफ, द एम्परर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे हमने डबल कामा दूसरा नहीं लगाया, बल्कि यहाँ पे क्या लगाया, फुल स्टॉप लगाया। तो जब अंत में रखेंगे तो सिंगल कामा लगेगा, जब अंत में लिखेंगे तो डबल कामा के बजाय सिंगल कामा लगेगा। देखिए सिंगल कामा लगाया, जब शुरुआत में लिखेंगे तो क्या लिखेगा, डबल कामा लगेगा। बात समझ गए। और हम बी हेल्पिंग वर्ब वाले में से उठाएंगे, हम क्रिया वाले में प्रयास क्या करेंगे, मान रखने का प्रयास करेंगे। एक उदाहरण और देख लेते हैं, सा जहां
was a great Mughal emperor. He built the Taj. He built the Taj. The Taj is the finest building in the world. In the world. अब देखिए क्या लिखा है, शाहजहां लगा हुआ है, वॉज अ ग्रेट मुगल एम्परर। ये ग्रेट मुगल एम्परर किसको डिफाइन कर रहा है? शाहजहां को। ही किसके लिए लगा हुआ है? ही लगा हुआ है शाहजहां के लिए। ही बिल्ट द ताज, क्रिया लगी है, हम इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, जिसमें क्रिया लगी उसमें डिस्टर्बेंस नहीं करनी। द ताज लगा हुआ है, ठीक। शाहजहां इज द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे ही किसको डिफाइन कर रहा है? ही डिफाइन कर रहा है। ही किसके लिए लगा हुआ है? शाहजहां के लिए। ताज तो लगा हुआ है, ताज ही है, तो इसमें डबल हो जाएगा हमारा। कैसे बनेगा सेंटेंस हमारा? उत्तर क्या बनेगा? आंसर इसका क्या बनेगा? देखिए आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर हमारा बनेगा शाहजहां। शाहजहां, शाहजहां कामा क्या हो जाएगा? अ ग्रेट मुगल एम्परर। अ ग्रेट मुगल एम्परर। ग्रेट मुगल एम्परर। ध्यान क्या देना हमें? बी हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे क्या कहता है? ए ग्रुप ऑफ, ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नॉन फाइनाइट वर्ब, हैविंग नो फाइनाइट वर्ब, हैविंग नो फाइनाइट। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो फाइनाइट वर्ब। यहाँ पे कोई भी फाइनाइट वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वेयर या क्रिया कुछ भी नहीं लानी, केवल वो टाइटल उठा के लाना है। शाहजहां का माई ग्रेट मुगल एम्परर, यहाँ पे माना गया। आगे क्या बचा? बिल्ट द ताज। बिल्ट द ताज। और फिर क्या मतलब क्या लग जाएगा इसके पहले? द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड। द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो ये हमारा क्या हो गया? इधर भी लग गया और हमारा उधर भी लग गया, लेकिन उधर हमने कहाँ में लगाया? सिंगल कामा में। हमने क्या कहा? अर्थात सब्जेक्ट दोनों के लिए लगता है, दोनों के लिए इधर भी लग गया, सब्जेक्ट के लिए भी लग गया, ऑब्जेक्ट के लिए लग गया। तो ये हमारा इस प्रकार सेंटेंस है। एक दो उदाहरण हम आपको और बता देते हैं, एक दो उदाहरण और बताते हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगी। was an Italian he discovered अमेरिका। तो क्या करना है? कोलंबस के लिए क्या लगा हुआ है? इटालियन लगा है, ही लगा हुआ है, लेकिन डिस्कवर्ड अमेरिका हमारा नहीं लगेगा। डिस्कवर्ड अमेरिका हमारा डिफाइन नहीं कर रहा। अगर डिस्कवरर होता तो होता। और फिर हमने आपको क्या बताया था? जिसमें क्रिया लगी उसमें हम मान रखे, इसमें क्रिया लगी है तो हम क्या करते हैं? इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा? कोलंबस कामा एन इटालियन, फिर कामा एन इटालियन। तो ये हमारा कामा में आ गया, कोलंबस कामा एन इटालियन। फिर क्या हो जाएगा? ही की जगह पे आ गया डिस्कवर्ड अमेरिका। और उदाहरण आपको बताते हैं कुछ। ये दो उदाहरण हैं, इनको भी देख लेते हैं। नालंदा वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इट इज नाउ ए हिपर। नालंदा लगा हुआ है, नालंदा को डिफाइन क्या कर रहा है? द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। इट किसके लिए लगा हुआ है? नालंदा के लिए। नाउ अ हीप ऑफ रूइंस कौन है? नालंदा। तो ये सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा? हमारे पास दोनों में भी हेल्पिंग वर्ब है, किसी में क्रिया नहीं है तो हमारी टेंशन खत्म। हम किसी को भी उठा लें। ये नाउ ये अब एक खंडहर है, द बिगेस्ट सेंटर। अब इसमें दोनों में कौन सा ज़्यादा बेहतर को पहचान दे रहा है? द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग दे रहा है कि नाउ यही पे प्रोनाउंस दे रहा है? किसी को उठा लो आप, नालंदा कामा द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग कामा। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा उठ के यहाँ पे आ गया। अब ईट की जगह पे आ गया, बचा क्या? इज नाउ अ हीप ऑफ रूइंस। हमारा सेंटेंस ये बन गया। हम चाहते तो उसमें क्या कर सकते थे? इसको भी उठा लाते, तब करते नालंदा कामा नाउ अ हीप ऑफ रूइंस वाज द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। प्रयास रखना चाहिए जो ज़्यादा विशेष पहचान रहा है उसको लाना चाहिए। एक सेंटेंस है लिखा, महेश वॉज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। ही किसके लिए लगा हुआ है? किसके लिए लगा हुआ है? महेश इसके लिए। फिर क्या कहता है? डाइड इन एन एक्सीडेंट। हमने क्या कहा था आपसे कि क्रिया वाले वाक्य में गड़बड़ी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? जो जिसमें क्रिया ना हो, बी हेल्पिंग वर्ब उसको भी उठाएंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा? महेश कामा द ओनली सन
द ओनली सन ऑफ हिज फादर, द ओनली सन ऑफ हिज फादर। फिर कामा हो गया, बचेगा क्या, यहाँ पे मान रख दिया, बचेगा क्या, डाइड इन एन एक्सीडेंट, डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो सीधी सी बात है, हमें केवल क्या देखना है कि कौन पैरेलल है। हमें सावधानी क्या रखनी है, हमने आपको बताई थी, बी हेल्पिंग वर्ब वाले में वाक्य में से उठाना है, क्रिया वाले वाक्य में मान रखेंगे, और जो ज़्यादा फेमस है उसको लेकर कभी भी बी, हमेशा ध्यान रखें आप बी हेल्पिंग वर्ब अर्थात इज, एम, आर, वाज, वेयर वाले वाक्य में से उठाएं, ठीक है, और उसको मान रखें। और जब कामा के पड़ोस में रखेंगे तो बी हेल्पिंग वर्ब या क्रिया कुछ भी न लाएं। गलती ज़्यादातर क्या होती है, हम इसको भी ले आते हैं, हम इसको ले आते हैं, हमें इन चीज़ों को नहीं लाना है। यहाँ पे क्यों आएंगे, यहाँ पे तो सेंटेंस का हिस्सा है, जो कामा के पड़ोस में आना है वहाँ पे नहीं लाना है। ये क्लास आपका हो गया, आगे की क्लास देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।